देखो पीरियोडिक टेबल के बाद लास्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, है ना। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम लोग ने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, पहला प्रॉपर्टी। तो एटॉमिक रेडियस हमने उस दिन भी डिफाइन किया था कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। बेसिकली एटॉमिक रेडियस को अगर हम डिफाइन करें तो किसी भी एटम में एटम के सेंटर से, एटम का सेंटर क्या है, एटम के सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, और उसके बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं कॉल्ड शेल्स, और उन शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। यही ना एटॉमिक स्ट्रक्चर। यस सर। तो डेफिनेशन एटॉमिक रेडियस की क्या है, रेडियस ऑफ एटम या एटॉमिक रेडियस। ये बेसिकली एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम की जो डिस्टेंस होगी। जैसे ये मान लो कोई एटम है और ये उसका सेंट्रल पार्ट या न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, और इसके बाहर मान लो ये शेल्स हैं, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, ये थर्ड शेल हो गया। तो जो भी इसका, ये फोर्थ शेल हो गया, जो भी इसका आउटर मोस्ट शेल होगा, जिसको हम लोग वैलेंस शेल भी कहते हैं। अब सपोज यहाँ पर सपोज थर्ड शेल इस एटम का थर्ड शेल वैलेंस शेल। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा शेल इसका वैलेंस शेल है? ये हमें पीरियड ऑफ एलिमेंट से क्लियर हो जाएगा। हमने पहले कहा था कि जो पीरियड ऑफ एलिमेंट होता है वो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। जैसे अगर हम पीरियड 3 के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो पीरियड 3 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और राइट तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस पर्टिकुलर पीरियड में, पीरियड 3 में, उन सब के पास 3 शेल्स होंगे, यानी थर्ड शेल ही उनका आउटर मोस्ट शेल होगा। पीरियड 4 के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो फोर्थ शेल ही उनका आउटर मोस्ट शेल होगा, क्योंकि उनके पास 4 शेल्स ही होंगे। क्लियर? तो अगर हम यस सर। 3 की बात करें तो पीरियड 3 का मतलब हो गया कि ये सेल, इसका थर्ड शेल उसका आउटर मोस्ट शेल है। तो पीरियड 3 के एलिमेंट्स का रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? न्यूक्लियस के सेंटर से और थर्ड शेल तक की जो डिस्टेंस है, थर्ड शेल की बाउंड्री, ये एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट हो जाएगा फॉर पीरियड 3। पीरियड 4 की बात करेंगे तो पीरियड 4 का मतलब उसका वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल फोर्थ शेल होगा। तो न्यूक्लियस के सेंटर से और फोर्थ शेल तक की डिस्टेंस लेंगे, ये रेडियस या एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 4 होगा। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? यस सर। तो एटॉमिक साइज क्या है? बेसिकली अगर हम एटॉमिक साइज को डिफाइन करें तो एटॉमिक साइज है, या एटॉमिक रेडियस बोलो या एटॉमिक साइज बोलो, atomic radius of an atom is defined as the distance between center of nucleus and its outermost shell। जो भी उस एटम का outermost shell है, और कौन सा शेल उसका outermost shell है, ये डिपेंड करेगा कि वो एलिमेंट किस पीरियड का है। जिस पीरियड का होगा वही शेल उसका outermost shell होगा। क्लियर हो गया? लेकिन प्रैक्टिकली डिफाइन करने के लिए तो ये ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि इतना छोटा एटम, उसके अंदर इतना छोटा सा न्यूक्लियस, फिर उसका सेंटर फाइंड करना, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता। तो हमने एक और ऑल्टरनेट डेफिनेशन या ऑल्टरनेट एक तरीका दूसरा ढूंढ लिया रेडियस को डिफाइन करने का या रेडियस को फाइंड करने का। सेकंड ऑप्शन ये है, हम एटॉमिक रेडियस को कैसे फाइंड करते हैं या डिफाइन करते हैं। Atomic radius is also defined as half of the internuclear distance when two similar atoms are bonded to each other। अगर दो एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं, जब टू सिमिलर एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे, बॉन्ड बना लें, उस समय उनके दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, मान लो एटम ए के साथ ही बॉन्ड बनाता है, तो फर्स्ट एटम के न्यूक्लियस से सेकंड एटम के न्यूक्लियस के सेंटर की डिस्टेंस, इसको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं, उसका हाफ कर देंगे, और जो भी वो आएगा उसको एक एटम का रेडियस हम लोग डिफाइन कर देंगे। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज एटम ए, या कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई प्रैक्टिकल, मान लो क्लोरीन है। सपोज क्लोरीन एटम ने, क्लोरीन के एक एटम ने क्लोरीन के साथ ही दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया, बॉन्डिंग कर ली, टू सिमिलर एटम्स बॉन्डेड हैं। इस सिचुएशन में इसके सेंटर से, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से और इसके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस हम निकालेंगे।
जब टू सिमिलर एटम्स आपस में बॉन्डेड हो, उनकी बॉन्डेड स्टेट में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे और जो भी ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आएगा इसका हाफ कर लेंगे। जो ये डेटा आएगा इसका हाफ करने पे इसी को हम एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन मान लेंगे। ठीक है भाई, हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर एटम ए था क्लोरीन और यहाँ पर दूसरा क्लोरीन था, इन्होंने बॉन्ड बनाया, ये बॉन्डेड स्टेट है। इस बॉन्डेड स्टेट में दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर के डिस्टेंस निकाल लेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और उसका हाफ कर लेंगे तो हम ये मान लेंगे कि हमारा एटॉमिक रेडियस है ये। क्लियर? ये इजी वे है। ये क्यों इजी है? क्योंकि बहुत सारे एटम्स हैं जो आपस में बॉन्डिंग करते हैं। जैसे आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है? हाइड्रोजन का फॉर्मूला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कैसे लिखते हैं हम लोग? H2. तो H2 का मतलब ही है कि H एंड H आर बॉन्डेड टू ईच अदर। ठीक है ना? Yes, sir. तो इस समय दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ कह लीजिए या न्यूक्लियस के सेंटर की डिस्टेंस कह लीजिए, और जो भी वाई, सपोज 100 पिकोमीटर आया, पिकोमीटर लेंथ का यूनिट है, तो 100 पिकोमीटर अगर आया, इस H2 में H और H के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर का, वो मान लो 100 पिकोमीटर आया, तो इसका मतलब उसका हाफ कर देंगे 50 पिकोमीटर, उसको हम हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस मान लेंगे। क्लियर? Yes. ऑक्सीजन का फॉर्मूला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, तो O एंड O बॉन्डेड है ना यहाँ पे। ठीक है, तो Yes, इस sir. समय जो भी इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसका हाफ कर लेंगे, वो ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस होगा। क्लियर हो गई बात? क्योंकि ये बहुत इजी वे है, Yes, क्योंकि sir. बहुत एलिमेंट आपस में बॉन्डिंग करते हैं। तो जब टू सिमिलर एटम्स आपस में बॉन्डेड हो, उसी समय उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर लीजिए, उसको एटॉमिक रेडियस हम कह सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन ये है। ये डेफिनेशन तो इजी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में या फाइंड करने में। सेकंड डेफिनेशन, एटॉमिक रेडियस को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? एटॉमिक रेडियस इज आल्सो डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस व्हेन टू सिमिलर एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है? दोनों बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए, ये दोनों डेफिनेशंस के डायग्राम आपको दिख रहे हैं। ये फर्स्ट डेफिनेशन एटॉमिक रेडियस का। पहला डेफिनेशन क्या है? कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस, यही एटॉमिक रेडियस है। क्लियर? और सेकंड डेफिनेशन, Yes, ये yes, sir. सेकंड मेथड क्या है? कि एक एटम ये था, एक एटम ये था, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया है। तो जब ये आपस में बॉन्डेड है, उस समय हमने इनके बीच की डिस्टेंस यानी ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फाइंड किया। दिस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर दिया हमने? हाफ कर दिया। देखिए यहाँ पर हाफ कर रहे हैं हम लोग, है ना, यहाँ। और जो भी ये वैल्यू आ रही है, इसको हम लोग एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट मान लेंगे। ठीक, क्लियर हो गया एटॉमिक रेडियस? Yes, Yes. sir. अब एटॉमिक रेडियस को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, तो एटॉमिक रेडियस तो लेंथ हुआ बेसिकली। तो हमें जो इसके जनरली जो इसकी यूनिट्स हम यूज करते हैं, वो बहुत, क्योंकि बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो एंगस्ट्रॉम में या तो हम डिनोट करते हैं, ये सब यूनिट्स हैं, या पिकोमीटर में हम डिनोट करते हैं वैल्यूज को। जब हम लिखते हैं एटॉमिक रेडियस की, तो कॉमन जो यूनिट्स हैं वो एंगस्ट्रॉम है, या पिकोमीटर है, या नैनोमीटर है। नैनोमीटर भी एक यूनिट यूज होता है, इसको हम लोग कहते हैं NM, नैनोमीटर। ठीक है, तो ये बहुत पढ़ा है कभी आपने ये सब यूनिट्स? ये यूनिट्स पढ़े हैं आपने? एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर। Yes, sir. ठीक है ना, ये बहुत स्मॉल यूनिट्स हैं। तो हम रेडियस को सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर या इन यूनिट्स में जनरली नहीं लिखते हैं, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू होती है रेडियस की। तो स्मॉल यूनिट्स जो है हमारे पास, जैसे एंगस्ट्रॉम है, पिकोमीटर, नैनोमीटर, इसमें यूज करते हैं। और इनका रिलेशन ये होता है कि 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। अगर कन्वर्जन स्केल देखेंगे, पिकोमीटर क्या होता है? 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर होता है। ये कन्वर्जन पढ़े हैं आपने? बोलिए। Yes, sir. 1 नैनोमीटर बताओ कितने मीटर का होगा? 10⁻⁻⁹ ठीक है, मीटर के इक्वल होता है नैनोमीटर। तो ये बहुत स्मॉल यूनिट्स हैं, और हम लोग रेडियस को जनरली इसी
टर्म में यूज करते हैं, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर। जैसे जैसे किसी रेडियस हमें बोलना है तो हम बोल देंगे 42 पिकोमीटर या 42 एंगस्ट्रॉम या 42 नैनोमीटर। स्मॉल स्केल्स में ही इनको जनरली डिनोट करते हैं, ठीक है। अब रेडियस डिपेंड किस पे करता है? एटॉमिक रेडियस। कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है, जरा देखिए। एटॉमिक रेडियस मेनली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से? पहला फैक्टर है नंबर ऑफ शेल। देखिए एटॉमिक रेडियस क्या है, अभी अगर हम इस डायग्राम को देखें तो एटॉमिक रेडियस क्या है? न्यूक्लियस के सेंटर से और आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस, यही तो है। तो इस बात पे जरूर डिपेंड करेगा कि जिस एटम का हम रेडियस फाइंड कर रहे हैं उसके पास नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। क्योंकि अगर एटम के पास 2 शेल्स हैं तो हम न्यूक्लियस के सेंटर से और सेकंड शेल तक की ही डिस्टेंस लेंगे, मतलब सेकंड शेल ही उसका आउटर मोस्ट शेल है। अगर वो पीरियड 3 का मेंबर है तो उसके पास 3 शेल्स होंगे, तो हमें न्यूक्लियस से थर्ड शेल तक की डिस्टेंस लेनी होगी। अगर उसके पास फोर्थ शेल उसका आउटर मोस्ट शेल है तो हमें न्यूक्लियस से और फोर्थ शेल तक की डिस्टेंस लेनी होगी। तो इस बात पे रेडियस डिपेंड करेगा कि एलिमेंट के पास कितने शेल्स हैं या उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है। और सीधी सी बात, एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी यहाँ पे कि अगर हम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली रेडियस बढ़ेगा। क्योंकि अगर मान लो सेकंड पीरियड के एलिमेंट की बात करें तो सेकंड पीरियड के लिए हमें न्यूक्लियस के सेंटर से और सेकंड शेल तक की डिस्टेंस लेनी होगी, क्योंकि सेकंड पीरियड का मतलब ही है कि सेकंड शेल आउटर मोस्ट शेल है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का अगर हम रेडियस फाइंड करेंगे तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से और थर्ड शेल तक हमें जाना होगा। तो थर्ड शेल तक जब हम जाएंगे तो ऑब्वियसली रेडियस की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. एटॉमिक रेडियस Yes, sir. नंबर ऑफ शेल्स पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा? यानी जिस एलिमेंट का हम रेडियस फाइंड कर रहे हैं उसके पास टोटल शेल्स कितने या उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है। और डिपेंड कैसे करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितने ज्यादा शेल्स होंगे किसी एटम में ऑब्वियसली उसका रेडियस उतना ही ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि हमें न्यूक्लियस से उतनी दूर तक डिस्टेंस लेना होगा, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब एक बात बताओ कि जब किसी पीरियड में, पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या नंबर ऑफ शेल्स चेंज होते हैं इन अ पीरियड? No, sir. नो। तो इसका मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट का मूवमेंट करेंगे आगे पीरियोडिक टेबल में तो ये फैक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा वहां पर लेफ्ट टू राइट मूवमेंट में, ठीक है ना। रेडियस नंबर ऑफ शेल पे डिपेंड करता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल लेफ्ट टू राइट मूवमेंट में नहीं चेंज होता, तो ये फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा लेफ्ट टू राइट के मूवमेंट में। क्लियर? अच्छा, जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं यानी अलोंग अ ग्रुप, तो क्या नंबर ऑफ शेल्स चेंज होते हैं? टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या नंबर ऑफ शेल्स चेंज होते हैं? Yes, sir. बढ़ते हैं ना, जैसे Yes, sir. बढ़ता रहता है तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं। तो जब हम ग्रुप वाइज मूवमेंट करेंगे यानी टॉप टू बॉटम का मूवमेंट करेंगे तो डेफिनेटली ये फैक्टर रेडियस के ट्रेंड में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर जो रेडियस को अफेक्ट Okay, करता sir. है वो है नंबर ऑफ शेल्स। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। दूसरा फैक्टर जिस पे रेडियस डिपेंड करता है वो है एटॉमिक नंबर, यानी इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं। एटॉमिक नंबर कह लो या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। क्यों? यहाँ पर जो न्यूक्लियस में जो भी प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? Positive. तो यहाँ पर जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में उन्हीं की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन्स की वजह से है, ठीक है। अच्छा, शेल्स में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज है? Negative. नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है प्रोटॉन्स की वजह से, वो अपोजिट चार्ज यानी निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। Yes, sir. और जब ये इन Yes. इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये शेल्स जो होंगी वो न्यूक्लियस की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट होंगी, या एक तरह से कह लो कि रेडियस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है ना भाई। किसी चीज को Yes, जब sir. अपनी तरफ खींचेंगे तो वो हमारे क्लोज आएगा ना। अच्छा, Yes, अब sir. ये न्यूक्लियस कितना स्ट्रांगली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस न्यूक्लियस में कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने ज्यादा हैं। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे किसी एटम के न्यूक्लियस में
प्रोटॉन्स कब ज्यादा होंगे? जब उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। इसका मतलब उस एटम का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, वो उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। यही तो मतलब है। ज्यादा प्रोटॉन्स अगर न्यूक्लियस में होंगे Yes, तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और जब वो स्ट्रांगली Yes, अट्रैक्ट sir. करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे न्यूक्लियस के क्लोज आने लगेगा, या ये कह लो कि रेडियस में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. इसका मतलब जिस yes, sir. एलिमेंट का हायर एटॉमिक नंबर होगा उसका रेडियस कम होगा. कम होगा। मतलब एटॉमिक नंबर के साथ रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना? देखिए दो फैक्टर है, Yes, sir. नंबर Yes, ऑफ sir. शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हायर नंबर ऑफ शेल्स मींस ग्रेटर रेडियस, मोर रेडियस। ठीक है। हायर एटॉमिक नंबर मींस लेस रेडियस, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा रेडियस में। ठीक है ना? ये भी एक फैक्टर वर्क करेगा। अब जरा हमें ये बताओ कि जब आप लेफ्ट टू राइट का मूवमेंट करते हैं अलोंग अ पीरियड, तो लेफ्ट टू राइट में नंबर ऑफ शेल फैक्टर तो हमारे लिए काम का नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल लेफ्ट टू राइट के लिए अनचेंज रहता है। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करते हैं तो एटॉमिक नंबर में क्या चेंज होता है? बढ़ता है 1 by 1। जैसे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऐसे कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 2 3 4 5 6 हो रहा है ना? ठीक है ना? Yes, तो sir. एक फैक्टर तो कांस्टेंट है लेफ्ट टू राइट में, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 by 1, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जब आप जा रहे हैं तो 1 by 1 एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जा रहा है। उसका इफेक्ट क्या होगा रेडियस में? अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है लेफ्ट टू राइट में, तो रेडियस क्या होता जाएगा? Sir, कम होता जाएगा. ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट यानी अलोंग अ पीरियड आपको रेडियस का ट्रेंड अपने आप क्लियर हो गया, उसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। देखिए दो ही फैक्टर है रेडियस के लिए, एक है उसका नंबर ऑफ शेल्स और दूसरा है उसका एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ शेल्स लेफ्ट टू राइट में अनचेंज्ड है और एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो रेडियस धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगा लेफ्ट टू राइट के मूवमेंट में। ठीक है। जरा डाउन द ग्रुप Okay. फ्रॉम टॉप टू बॉटम, किसी ग्रुप के ग्रुप में जब हम मूव करते हैं टॉप से बॉटम पे, तो जरा हमारे साथ बताइएगा इफेक्ट क्या होगा, बोलिएगा आप जरा। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, पहले फैक्टर की बात करें नंबर ऑफ शेल्स की, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर, Increase. जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो इस फैक्टर की वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए? ज़्यादा. बढ़ना चाहिए, है ना? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो इस फैक्टर की वजह से जो एटॉमिक रेडियस है उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए या इंक्रीज होना चाहिए डाउन द ग्रुप। क्लियर? एक फैक्टर। सेकंड फैक्टर आ जाओ एटॉमिक नंबर। डाउन द ग्रुप जब आप आते हो तो एटॉमिक नंबर में क्या होता है? सेम रहता है, एटॉमिक नंबर में Same. सेम रहता है, नो चेंज। नहीं, डाउन द ग्रुप जब आप आते हो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है बेटा। किसी ग्रुप में आप आ जाओ, जैसे मान लो फर्स्ट ग्रुप में आ जाओ, फर्स्ट ग्रुप का पहला मेंबर कौन है? लिथियम। उसके बाद नेक्स्ट मूव करोगे तो सोडियम, फिर मूव करोगे तो पोटेशियम, फिर मूव करोगे तो रुबिडियम। तो क्या इनके सबके एटॉमिक नंबर सेम है? इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 19 है। नहीं है? जब आप ग्रुप में मूव करोगे, जैसे जैसे नीचे आओगे एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ रहा है। ठीक है। यानी डाउन द ग्रुप के मूवमेंट में दोनों चीजें बढ़ रही हैं, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स जो बढ़ेंगे उसका इफेक्ट ये आएगा कि रेडियस इंक्रीज होगा। अब जरा एटॉमिक नंबर को देखिए, एटॉमिक नंबर जब बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, एटॉमिक नंबर के इनवर्सली रिलेटेड है रेडियस, तो इस फैक्टर की वजह से रेडियस क्या होना चाहिए डाउन द ग्रुप? डिक्रीज करना चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं? फिर से हम एक बार बोल रहे हैं। Yes, देखिए जब sir. आप लेफ्ट टू राइट का मूवमेंट करते हो तो एक फैक्टर उसमें काम नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ शेल वाला फैक्टर कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, और एटॉमिक नंबर यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, तो इस फैक्टर की वजह से रेडियस यहाँ पर डिक्रीज कर रही है, मतलब रेडियस इधर ज्यादा है। ये तो लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड हुआ, एक ही फैक्टर काम कर रहा है। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारे दोनों फैक्टर चल रहे हैं, नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। नंबर ऑफ शेल की वजह से रेडियस इंक्रीज होना चाहिए डाउन द ग्रुप,
एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से रेडियस डिक्रीज होना चाहिए डाउन द ग्रुप। तो टू अपोजिट फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। ओवरऑल रेडियस का क्या होगा डाउन द ग्रुप, ये डिपेंड करेगा कि इसमें और इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है। कौन से दो फैक्टर काम कर रहे हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल और दूसरा इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एक फैक्टर इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल वो रेडियस को बढ़ाना चाह रहा है, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर रेडियस को कम करना चाह रहा है। तो जब टू अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं तो नेट रिजल्ट क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि इन दोनों में कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है ना। यस सर। तो इसमें जो डोमिनेट करता है डाउन द ग्रुप में वो है नंबर ऑफ शेल फैक्टर। नंबर ऑफ शेल फैक्टर डोमिनेट करता है डाउन द ग्रुप में, तो इसलिए ओवरऑल रेडियस में क्या मिलेगा आपको, इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल फैक्टर रेडियस इंक्रीज करता है। ये फैक्टर डोमिनेट करता है दूसरे फैक्टर से। लेकिन फिर से मैं एक्सप्लेनेशन पे फिर आ रहा हूं, अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करेंगे, अलोंग अ ग्रुप जब हम मूव करेंगे टॉप टू बॉटम, तो फैक्टर हमारे दोनों काम कर रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। यानी एक फैक्टर रेडियस को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, एक फैक्टर रेडियस को कम करने के लिए काम कर रहा है। ओवरऑल रेडियस बढ़ेगा या कम होगा ये डिपेंड करेगा दोनों में से डोमिनेट कौन सा फैक्टर कर रहा है, और जो डोमिनेट कर रहा है फैक्टर वो है नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, यस सर। अब मेरे यस साथ सर। लेफ्ट टू राइट मूवमेंट में एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बोलिए लेफ्ट टू राइट में। अभी हम रीजन पे नहीं आ रहे, केवल ट्रेंड की बात कर रहे हैं। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट मूवमेंट में एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। रीजन पे आएंगे, क्यों डिक्रीज कर रहा है, अगर हम एक लाइन में आंसर बोलें। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है। इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। क्लियर। डाउन द ग्रुप के लिए रेडियस का ट्रेंड क्या है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ट्रेंड ये हुआ, रीजन क्या हुआ, बिकॉज। अब रीजन पे जब आएंगे तब हम लिखेंगे बिकॉज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग अ ग्रुप, number of shells increases which tend to increase the atomic radius, whereas atomic number also increases but it tends to decrease the atomic radius, since number of shells dominates over atomic number, hence overall atomic radius increases down the group. ठीक है, ओके सर। रेडियस का ट्रेंड क्लियर हुआ नहीं अभी? यस सर। आप पढ़ो जरा यहाँ से गुंजन, पहले इतना पढ़िए। Atomic radius of an element depend upon following factors. Number of shells. Atomic radius increases with increase in number of shell because the distance between nucleus and outermost shell increases. तो मतलब नंबर ऑफ शेल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, यस सर। फैक्टर देखिए, दूसरा फैक्टर पढ़ो, एटॉमिक रेडियस और किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? Nuclear charge is the positive charge present in the nucleus of an atom, which is equal to the number of protons in the nucleus, that is the atomic number. Atomic radius of an element decreases with increase in atomic number, that is number of proton in nucleus, because as the number of proton in nucleus increases, the nucleus attracts the electron of outermost shell with greater force of attraction, and hence radius contracts, or in other words radius decreases. क्लियर?
तो इसका Yes. मतलब न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर पे अगर हम देखेंगे तो एटॉमिक रेडियस इनवर्सली रिलेटेड, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, और फोर्स बढ़ गया तो उसने रेडियस को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ये दो फैक्टर है। अब इन्हीं फैक्टर के बेस पे हम ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करेंगे। मानी पढ़ो जरा ट्रेंड्स पीरियड वाइज पहले पढ़िए। In a period, as we move from left to right in a period, atomic radius decreases because on moving from left to right in a period, number of shells remains same, but nuclear charge increases. As a result, atomic radius decreases. ठीक है, अब देखिए लेफ्ट टू राइट में एक फैक्टर काम नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ शेल फैक्टर कांस्टेंट है। एटॉमिक नंबर क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो उसके इनवर्स रिलेशन में रेडियस डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिखाया, देखिए ये सब पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं। पीरियड 3 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3। और हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ये लेफ्ट टू राइट का ही मूवमेंट है। ठीक है, आप देखिए सबसे ज्यादा रेडियस किसका है, सोडियम का है सोडियम का 186, और उसके जब राइट एलिमेंट पे जा रहे हैं उसी पीरियड में मैग्नीशियम 160, फिर 143, फिर 117 पिकोमीटर, 110 पिकोमीटर, 104 एंड 99 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये डेटा गिवन भी है आपको सपोर्ट करने के लिए कि देखिए लेफ्ट टू राइट में रियली रेडियस कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। ट्रेंड Yes, sir. देखिए, ट्रेंड Yes, और sir. रीजन अलग अलग चीज है। ट्रेंड क्या है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, सॉरी ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। Number. तो ये वहां का ट्रेंड हो गया लेफ्ट टू राइट का। ऐसे देखिए हमने एक और ट्रेंड यहाँ पर दिखाया लेफ्ट टू राइट का ही, पीरियड 2 के एलिमेंट्स का। पीरियड 2 में आते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये लेफ्ट टू राइट के एलिमेंट्स हैं। इनके एटॉमिक नंबर भी देखिए बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है, उसके बाद एटॉमिक नंबर हो गया 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, ये एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें जरा इस कॉलम को देखिए, नंबर ऑफ शेल्स सब में कॉमन है, या इसको देख लीजिए, नंबर ऑफ शेल्स इसमें के और एल है, सब में केवल 2 ही शेल एग्जिस्ट कर रहे हैं, के एंड एल, है ना। Yes, sir. नंबर ऑफ शेल वाला फैक्टर देखिए कहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट रोल पे नहीं है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा। अब यहाँ देखो 152, 112, 88 पिकोमीटर, 77, 70, 66 एंड 64। तो ये दो हमने एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं, पीरियड 3 के एलिमेंट्स का और पीरियड 2 के एलिमेंट्स का। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब जरा इन अ ग्रुप मूवमेंट करते हैं, ग्रुप वाइज मूव करते हैं, यानी हम टॉप टू बॉटम के मूवमेंट में आते हैं। ठीक है ना, तो जब हम टॉप टू बॉटम में आएंगे तब क्या होगा, ये फैक्टर जरा हमें देखने हैं। ठीक है, कि जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो पहली बार ट्रेंड क्या होगा और दूसरा उसका रीजन क्या होगा। ठीक है, तो जरा टॉप टू बॉटम में आते हैं, मानी पढ़ो जरा टॉप टू बॉटम में। As we move from top to bottom in a group, number of shells increases, which tend to increase the atomic radius, and atomic number increases, which tend to decrease the atomic radius. अब दो On फैक्टर moving काम down कर the रहे हैं ना, group, the दो फैक्टर काम कर रहे हैं और वो अपोजिट काम कर रहे हैं। एक फैक्टर रेडियस को बढ़ाना चाह रहा है, एक फैक्टर रेडियस को कम करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, on moving down the group, the increase in atomic radius due to increase in number of shells is greater than the decrease in atomic radius due to increase in atomic number. Hence, overall atomic radius increases in a group from top to bottom. ठीक है, क्लियर हो गया डाउन द Yes, ग्रुप के sir. लिए। दो फैक्टर काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। नंबर ऑफ शेल की टेंडेंसी क्या है, जो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है उसकी टेंडेंसी है रेडियस को इंक्रीज करने की, जो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है उसकी टेंडेंसी है रेडियस को डिक्रीज करने की। ओवरऑल रेडियस Decrease इंक्रीज करने होगा कि डिक्रीज होगा, ये डिपेंड करेगा डोमिनेट कौन कर रहा है। तो नंबर ऑफ शेल फैक्टर, नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से जो रेडियस में इंक्रीमेंट हमें मिला वो ग्रेटर है, इसलिए ओवरऑल इंक्रीज हुआ। मान लीजिए डाउन द ग्रुप आ रहा है, रेडियस में 100 पिकोमीटर इंक्रीज हो रहा है, एक एग्जांपल 100 पिकोमीटर इंक्रीज हो रहा है पहले फैक्टर से, और दूसरे फैक्टर की वजह से 80 पिकोमीटर का डिक्रीज हो रहा है, तब भी तो ओवरऑल 20 पिकोमीटर का इंक्रीज हुआ ना।
Yes, Yes, sir. sir. यही कहानी है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहा है, लेकिन इंक्रीज वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पर आपके सामने दिया, ये ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं हेलोजन फैमिली के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, और ये डाउन द ग्रुप के ही हैं। सबसे ऊपर आता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटीन। और क्लियरली देखिए डेटा भी आपके सामने दिया है, फ्लोरीन का रेडियस 64 पिकोमीटर, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, क्लोरीन में आ रहा है 99, फिर 114, 133, 140। तो विद डेटा आप देखिए प्रूव कर रहे हैं कि डाउन द ग्रुप में रेडियस बढ़ता है। तो ट्रेंड क्या हुआ, डाउन द ग्रुप में रेडियस बढ़ता है। रीजन क्या हुआ, रीजन हुआ आपके एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ शेल दोनों फैक्टर हैं, जिसमें से नंबर ऑफ शेल फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, यानी इंक्रीज इन रेडियस डोमिनेट्स ओवर डिक्रीज इन रेडियस। ठीक है, Yes, sir. तो ये हमारा रेडियस का फैक्टर है। एक और ग्रुप यहाँ पर देखिए, हम शेल्स के वाइज भी दिखा रहे हैं। जैसे हमने ग्रुप 1 ले लिया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और आपको शेल यहाँ पर क्लियरली बढ़ते हुए दिखेंगे। देखिए पहले एलिमेंट में कितने शेल हैं, 1, कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए 1, यहाँ पर 2 1, यहाँ पर 2 8 1, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. ठीक है ना। और अगर हम एटॉमिक नंबर को देखिए तो वो भी दिखेगा, ये 1, लिथियम का 3, फिर सोडियम का 11, फिर मैग्नीशियम का 90। तो दोनों फैक्टर काम 19. कर रहे हैं। अब ये फैक्टर जो है, जो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ये रेडियस को कम करना चाहता है। ये जो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, ये फैक्टर रेडियस को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, ओवरऑल रेडियस इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये वाला फैक्टर डोमिनेट करता है नंबर ऑफ शेल वाला फैक्टर। ठीक है, डायग्राम से समझ में आ गया अभी ये? Yes, sir. अब जरा हम बात करते हैं कैटायन और एनायन के रेडियस की। ये तो हमने नॉर्मल एलिमेंट्स के रेडियस की बात करी है। कैटायन के रेडियस और एनायन के रेडियस को जरा देखिए। किसी भी कैटायन का रेडियस हमेशा अपने एनायन के रेडियस से, अपने मतलब पेरेंट एटम के रेडियस से ऑलवेज ग्रेटर होता है। जैसे सोडियम है मान लीजिए Na, और उसका कैटायन क्या बनेगा, Na+। ठीक है, तो कैटायन का रेडियस हमेशा कम होता है। Na+ ऑलवेज स्मॉलर होगा साइज में Na से। कोई भी कैटायन, जैसे मान लीजिए हमने कहा Ag सिल्वर, और उसका करस्पॉन्डिंग कैटायन हमने कहा Ag+, तो Ag+ का साइज हमेशा कम होगा। हमेशा कैटायन अपने पेरेंट एटम से स्मॉलर होता है। ऐसा क्यों, रीजन पे आते हैं जरा देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 11 है ना। Yes, इसका sir. मतलब इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर मतलब न्यूक्लियस में इतने प्रोटॉन्स हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाहर जो शेल्स होंगे उसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं किसी न्यूट्रल एटम में। ठीक है, Yes, sir. तो इसका मतलब इसके न्यूक्लियस के 11 प्रोटॉन्स इन 11 इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा रहे होंगे। क्लियर। कैटायन Yes, कब sir. बनता है, जब Yes, एटम sir. इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे। यूज करेगा। कैटायन कब बनता है, जब एटम, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन Lose करेगा. लूज करता है। गुड। तो जब Na से Na+ बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर चुका है। ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन Yes, वो sir. लूज कर चुका है तो इलेक्ट्रॉन अब 11 की जगह कितने हो जाएंगे, 10। 10. ठीक है, प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है कैटायन फॉर्मेशन में, प्रोटॉन कुछ नहीं करता है। अब वही 11 प्रोटॉन जो पहले 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब वही प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। पहले 11 प्रोटॉन का फोर्स 11 इलेक्ट्रॉन पे जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब वही फोर्स तो उतने ही 11 प्रोटॉन का ही है, लेकिन वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगा, तो पर इलेक्ट्रॉन को फोर्स ज्यादा मिलेगा। Yes, sir. बात समझ में। अब तो 10 ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है ना उनको। क्लियर। तो Yes. जब कम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है तो वो इफेक्टिवली और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा रेडियस में। ठीक है। तो जब भी कोई Okay, कैटायन sir. बनता है, जैसे आप एग्जाम से ऐसे समझो, जैसे आपका एग्जाम हो रहा है ना, और आपके इन्विजिलेटर आते हैं ना, टीचर जो बैठे रहते हैं क्लासरूम में। अब मान लीजिए आपके क्लासरूम में Yes, अभी sir. अभी 25 स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट दे रहे हैं, तो 25 स्टूडेंट्स को इन्विजिलेटर को कंट्रोल करना है।
अभी मान लो उसमें से 15 बच्चे कॉपी सबमिट करके जब चले जाएंगे तो अब हमें 10 ही बच्चों को कंट्रोल करना होगा, तो हमारा कंट्रोल बढ़ नहीं जाएगा। Yes, sir. भाई 25 बच्चों में तो हो सकता है हम इधर देखें तो उधर वाला चीटिंग कर ले, इधर देखें तो इधर वाला कर ले, लेकिन जब हमें 10 ही बच्चों को कंट्रोल करना होगा तो आपके लिए टफ हो जाएगा, या हमारा कंट्रोल आपके ऊपर और बढ़ जाएगा। ठीक है ना? Yes, sir. जितने कम इलेक्ट्रॉन्स को हमें अट्रैक्ट करना होगा, इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स को और बेटर अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने वाले, फोर्स लगाने वाले उतने ही प्रोटॉन है, लेकिन अब उन्हें कम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है तो वो हर इलेक्ट्रॉन पे और बेटर फोर्स लगाएंगे, और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो सीधी सी बात है रेडियस की क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो शेल न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगा। तो जब भी कोई कैटायन बनता है तो रेडियस ऑलवेज कम हो जाता है पैरेंट एटम से, क्योंकि कैटायंस में जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे वो बढ़ जाता है, और इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए कैटायन फॉर्मेशन। जस्ट अपोजिट आइए, जब कोई एनायन बनेगा तो क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। Yes, sir. अभी मान Yes, लीजिए sir. सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए सोडियम अपना एनायन बना ले Na-, तो एक इलेक्ट्रॉन वो और अट्रैक्ट कर लेगा, तो अब इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 12। अब उन्हीं 11 प्रोटॉन्स को 12 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है। ठीक है? Yes, sir. तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाएगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है तो हर Yes. इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कम मिलेगा। Yes, sir. ठीक है ना? Yes, और sir. जब कम फोर्स Yes, ऑफ sir. अट्रैक्शन से हम अट्रैक्ट करेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या ये कह लो कि शेल्स जो होंगे वो थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे। न्यूक्लियस ने उनको होल्ड करके रखा था, अब वो जैसे फोर्स कम हुआ वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, थोड़ा सा दूर हो गए न्यूक्लियस से, रेडियस बढ़ गया। तो एनायन का रेडियस ऑलवेज पैरेंट एटम से ग्रेटर होता है, और कैटायन का रेडियस हमेशा अपने पैरेंट एटम से कम होता है। Less होता है। अगर कोई पूछे कि Cl- और Cl में किसका रेडियस ज्यादा होगा, Cl का। Cl- एंड Cl, क्लोरीन एंड क्लोराइड आयन, Cl minus का। Cl-, क्योंकि एनायन का ऑलवेज ग्रेटर है पैरेंट एटम से। Na और Na+ में पूछें, किसका रेडियस ग्रेटर होगा, Na Na का। और Na का, क्योंकि कैटायन का रेडियस कम होगा। अगर हम आपसे एक जनरल केस ऐसे पूछ लें, एक एलिमेंट A कहते हैं, हम कहते हैं A+, A- और A, इन तीनों में रेडियस का क्या ऑर्डर होगा, सबसे कम रेडियस किसका होगा इसमें? सब एलिमेंट A ही है, एक उसका कैटायनिक फॉर्म है, एक एनायनिक फॉर्म है, एक न्यूट्रल फॉर्म है। A मिनिमम रेडियस plus किसका होगा, A plus का। उसके बाद किसका नंबर आएगा रेडियस में, A A का, और फिर किसका आएगा, A minus का। ठीक। एनायन का रेडियस ज्यादा, कैटायन का रेडियस कम, बीच में न्यूट्रल एटम। और क्यों कम या ज्यादा समझ में Okay. आया, Yes, sir. रीजन समझ में आया नहीं Yes, आया, sir. है ना? तो ये रीजन दिया हुआ है, क्लियर? वही है जो हमने आपको समझाया है। कैटायन कैसे बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जैसे इलेक्ट्रॉन आपने लूज कर दिए, अब आपके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए एटम के अंदर, तो न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ गया रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है? जैसे मान लीजिए अभी आप 6 लोग घर में इकट्ठा हैं, पिज्जा आया, अब खाने वाले मान लो 6 लोग हैं, एक पिज्जा आया तो कम कम मिलेगा। अभी 3 लोग उठ के चले जाए किसी काम से, तो वो चीज ज्यादा नहीं मिलेगी आपको रिमेनिंग पर्सन्स को। Yes, sir. तो कुछ इलेक्ट्रॉन जब एटम से बाहर चले गए तो जो प्रोटॉन्स का फोर्स मिल रहा था वो ज्यादा मिलेगा आपको फोर्स, Yes, sir. बात समझ में? और फोर्स ज्यादा लगेगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा रेडियस में। ज्यादा फोर्स जब हम लगाएंगे तो आप न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएंगे, है ना? Yes, और sir. एनायन में क्या होता है, जैसे मान लो 6 लोगों के लिए पिज्जा आया, अब कोई पड़ोसी भी आ गया, 7वां आदमी भी आ गया, उसने कहा अच्छा पिज्जा आया, अब उसे भी देना है, तो कम नहीं हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन? Yes, ऐसे ही sir. जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया एनायन फॉर्मेशन में, प्रोटॉन्स उतने ही है अट्रैक्ट करने वाले, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा तो वो कम कम फोर्स मिलेगा सबको, उसका अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा हर इलेक्ट्रॉन पे। और जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स उसका कम हुआ, एटम्स इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलैक्स हो गए, या रेडियस क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया।
तो ये फैक्टर्स भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एनायन और कैटायन के रेडियस। क्लियर हो गया ये पूरा रेडियस फैक्टर? Yes, sir. अब पहले रेडियस फैक्टर आज पूरा फोकस कर लीजिएगा, तब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल कल, ठीक है। पहले रेडियस फैक्टर आज अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। Okay, sir.